जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर सोल्यूशन देख रहे हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 में जो रिटन एग्ज़ाम होगा इसमें जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो 10th स्तरीय रहेगा और प्रीवियस ईयर में जितने भी 10th स्तरीय बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है सभी का बारी बारी से सोल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो में हम 9 दिसंबर 2012 को जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर सोल्यूशन देखेंगे। 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं डेट 9 दिसंबर 2012। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। 4 शब्द यहाँ पर दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से किस में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है सुखी, बी है आरूढ़, सी है उपकरण और डी है निर्विरोध। जल्दी से बताइए यहाँ पर 1-9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सुखी, बिल्कुल ही सही जवाब है। सुखी में किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं लगा है। यहाँ पर जो आरूढ़ है, आरूढ़ में आ यहाँ पर उपसर्ग लगा है। उपकरण में यहाँ पर उपसर्ग लगा है और निर्विरोध में यहाँ पर नी उपसर्ग लगा है। उपसर्ग किसे कहते हैं, तो वह अव्यय जो शब्द के पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय किसे कहते हैं, तो जो अव्यय शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है, यानी अध्यापिका शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है आपको बताना है। का, पी का, आई का और ई का। जल्दी से बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अध्यापिका शब्द में ई का प्रत्यय लगा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अध्यापक शब्द से अध्यापिका बना है, अध्यापक में जब ई का ऐड करेंगे प्रत्यय तो अध्यापिका हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न के दोहा और चौपाई कैसे छंद है। मैत्रिक छंद, मुक्त छंद, वर्णिक छंद और वर्णिक छंद। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 3 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मात्रिक छंद बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है कि सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सत्य जोड़ कर्म बिल्कुल ही सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है कि दही बारा में कौन सा समास लगा है। चारों ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है तत्पुरुष, बी है द्विगु, सी है बहुब्रीहि और डी है द्वंद्व। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 5 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तत्पुरुष समास बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न की घरों पानी भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। घरों पानी भरना, इसका मुहावरे का अर्थ बताना है। भयभीत होना, लज्जित होना, कीचड़ पड़ना और हार मान लेना। जल्दी से बताइए 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं लज्जित होना बिल्कुल सही जवाब है। घरों पानी भरना यानी लज्जित होना। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न आपके सामने, उत्थान का विलोम शब्द क्या है। यहाँ पर उत्थान जो शब्द है इसका आपको विलोम बताना है। उन्नयन, पतन, उत्कर्ष और औन्नत। बताइए 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उत्थान का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पतन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 8 प्रश्न है कि आगे डैश पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान को सही शब्द भरना है। यहाँ पर मुहावरे जो दिया गया आगे डैश पीछे खाई, मुहावरे में रिक्त स्थान को भरना है। झरना, पहाड़, कुआं और नदी। जल्दी से बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 8 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी कुआं, यानी आगे कुआं पीछे खाई, इस मुहावरे को कुआं से भरा जाएगा। इसको पूर्ति करने के लिए यानी पूर्ण बनाने के लिए आगे कुआं पीछे खाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो सही और सभी ओर से विपत्ति पड़ना। इसका मुहावरे का अर्थ होता है सभी ओर से
विपत्ति पड़ना। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द होगा पंचबाण, पिनाकी, मनोज और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। इंद्र शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा। तो 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं इनमें से कोई भी इंद्र शब्द का प्रवाची नहीं है। इंद्र शब्द का प्रवाची क्या क्या होगा, तो अमरेश हो जाएगा, देवेंद्र हो गया, वासव हो जाएगा, सूर्यराज हो जाएगा, सुरेंद्र हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा, पुरंदर हो जाएगा। ये सब है जो कि इंद्र शब्द का प्रवाची शब्द होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। चारों सेंटेंस देख लीजिए और जल्दी से बताइए इनमें से शुद्ध कौन सा है। जल्दी से बताइए 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, भक्तों की मंडली जा रही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। यहाँ पर 4 सेंटेंस दिया गया है और जल्दी से बताइए कि इनमें से शुद्ध सेंटेंस कौन सा है। जल्दी से बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 12वां प्रश्न है आपके सामने जीट्री। जीट्री का आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, इसका अपोजिट वर्ड कौन सा होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है बोल्ड, बी है शेकी, सी है परफ्यूज और डी है टेंस। जल्दी से बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जीट्री का अपोजिट क्या होगा। तो जीट्री का सबसे पहले अर्थ समझते हैं। जीट्री का अर्थ होता है बेचैन, परेशान, अशांत। तो और यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा बोल्ड। बोल्ड मतलब होता है साहसी, निर्भीक और निडर। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बोल्ड, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकी, सेकी का अर्थ होता है अस्थिर। परफ्यूज, परफ्यूज का अर्थ होता है अधिक और प्रचुर। और टेंस का मतलब होता है तनावपूर्ण। तो इस प्रकार से यहाँ पर 12वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है जुडिशियस। इसको भी आपको अपोजिट बताना है। इसका ऑप्शन नंबर ए है एम्बिटियस, कॉन्फिडेंट, सोबर और इम्प्रूडेंट। जल्दी से बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे पहले जुडिशियस, जुडिशियस का अर्थ क्या होता है। तो इसका होता है न्याय संगत, विवेक सम्मत। इसका जो अर्थ होता है न्याय संगत और विवेक संगत। 13वां प्रश्न का जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट का अर्थ होता है अविवेकी या मूर्ख। एम्बियस, एम्बियस मतलब होता है महत्वाकांक्षी। कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासपूर्ण और सोबर मतलब गंभीर और शांत। तो इस प्रकार से 13वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न का आपका इसमें से सूटेबल जो इसका डिस्क्राइब किया है, इस वर्ड का सूटेबल अर्थ बताना है। फिजिकल, फिजिकल मतलब क्या होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कंसर्निंग गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका अर्थ होता है राजस्व संबंधी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि जिपर्डी, जिपर्डी का इसका समानार्थक शब्द यानी साइनोनिम्स आपको बताना है। सही इसका साइनोनिम्स कौन सा है। डेंजर, गैम्बल, रिस्क और चैलेंज। जल्दी से बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर जिपर्डी, जिपर्डी का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है खतरा या जोखिम। और इसका जो अपोजिट हो जाएगा रिस्क। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10 प्रश्न आपका मैथ्स से रहेगा। 16 से लेकर 25 तक का जो प्रश्न है मैथ्स का है। यहाँ पर देख सकते हैं मैथ्स का कैसा प्रश्न है पूछा जा रहा है। मैथ्स का अलग से हम वीडियो बना देंगे उसको डिटेल्स में सॉल्व करके। तो आप केवल क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर कैसा प्रश्न है। ये 17 नंबर है, ये 18 नंबर औसत से प्रश्न है। यहाँ पर रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न है 19 नंबर। 20 नंबर है परसेंटेज संबंधित प्रश्न है। 21 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, देख सकते हैं परसेंटेज संबंधित है। यहाँ पर अनुपात समानुपात से यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है। नेक्स्ट यहाँ पर जो MDH पर जो यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है, MDH पर इसका हल होगा MDH मैन, डेज और आवर।
और नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर, ये भी औसत से प्रश्न है और ये चक्रवृद्धि ब्याज से 25 नंबर प्रश्न है। तो इस प्रकार से 10 प्रश्न आपका मैथ से रखा जाएगा। नेक्स्ट हम केवल जीके का प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है आपके सामने, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? अजातशत्रु के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के और बिंबिसार के। जल्दी से बताइए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 26 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को भारत किसने भेजा था? तो मेगास्थनीज को सिल्यूकस निकेटर ने राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और मेगास्थनीज के द्वारा एक बहुत ही प्रचलित पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है इंडिका। याद रखिएगा, पूछा जाता है इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? भूखा रहना, दुख भोग, मध्यम मार्ग और सही मार्ग। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मध्यम मार्ग, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि चगताई तुर्क शासक भारत में किस नाम से जाना जाता है? सैयद, खिलजी, मुगल और लोदी। जल्दी से बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मुगल वंश, बिल्कुल ही सही जवाब है। मुगल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है, बाबर को। और ये 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को मारकर मुगल वंश का स्थापना किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? अकबर के, बहादुर शाह द्वितीय के, जहांगीर के और अकबर द्वितीय के। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? तो 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बहादुर शाह द्वितीय, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर मिर्जा गालिब थे, ये मिर्जा गालिब 1857 के क्रांति को अपनी आंखों से देखा था तथा उसका वर्णन रुदाद नामक पुस्तक में किया गया है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि मिर्जा गालिब द्वारा कौन सा पुस्तक 1857 का संबंधित है? तो रुदाद। उसका वर्णन 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसका वर्णन रुदाद नामक पुस्तक में किए हैं मिर्जा गालिब ने। मिर्जा गालिब क्या थे? तो मिर्जा गालिब एक महान शायर थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? राजा जय सिंह, मीर जुमला, शाइस्ता खां और जसवंत सिंह। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मीर जुमला, बिल्कुल ही सही जवाब है। जो भी कैंडिडेट बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है, किताबुल हिंद का लेखक कौन था? अमीर खुसरो, अलबरूनी, इब्न बतूता और हसन निजामी। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 31वां प्रश्न का बी बता रहे हैं, अलबरूनी, बिल्कुल ही सही जवाब है। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ 1017 ईस्वी में भारत आया था, याद रखिएगा। और अमीर खुसरो कौन थे? तो अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी राजकवि थे। इब्न बतूता द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, रेहला। और इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो ये मोरक्को का रहने वाला था। जल्दी से कमेंट कीजिए कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, जैसे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? कनौज था, थानेश्वर था, प्रयाग था, बनारसी था। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कनौज, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया था? राम का, विष्णु का, कृष्ण का और शिव का। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया था? तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कृष्ण का, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न कि जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? चूड़ामल था, राजा सवाई जय सिंह थे,
राजा उदय सिंह थे, राजा मान सिंह थे। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, राजा सवाई जय सिंह, बिल्कुल ही सही जवाब है। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 35वां प्रश्न के प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल और मयूर शर्मन। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, खारवेल, बिल्कुल ही सही जवाब है। एक कलिंग युद्ध के बारे में आप जानते होंगे। कलिंग युद्ध सबसे प्रचलित थे। कौन लड़ रहे थे? तो ये सम्राट अशोक के द्वारा लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। याद रखिए, कलिंग युद्ध के बारे में भी पूछ लिया जाता है। कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल था। खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो खारवेल थे जो कि चेदी वंश से संबंधित थे। खारवेल जैन धर्म को मानने वाले थे और खारवेल से संबंधित हाथी गुफा तथा रानी गुफा संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न आपके सामने। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, भूभाग नहीं व्यापार, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न आपके सामने। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग, गोविंद द्वितीय और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, दंती दुर्ग, बिल्कुल ही सही जवाब है। दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में बतापी के चालुक्य वंश के स्थान पर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की और राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने मान्यखेट को अपनी राजधानी बनाया था। मान्यखेट, याद रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश का राजधानी कहाँ था? तो मान्यखेट था। इसका संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग। और ये किस वंश के स्थान पर, किस साम्राज्य का स्थान पर राष्ट्रकूट साम्राज्य का स्थापना हुआ था? तो 753 ईस्वी में बतापी के चालुक्य वंश के स्थान पर राष्ट्रकूट साम्राज्य का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है? एक तरफ है मुगल बादशाह और दूसरे तरफ विदेशी जो यात्री आए थे उससे संबंधित है। इनमें से कौन से सही सुमिलित है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर औरंगजेब के समय में विदेशी यात्री मनुची था जो कि भारत आया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यही सही है। अकबर के समय में कौन आया था? तो अकबर के समय में राल्फ फिच आया था, याद रखिएगा, राल्फ फिच था जो कि अकबर के समय में आया था। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सरोजिनी नायडू, बिल्कुल ही सही जवाब है। सरोजिनी नायडू भारत के प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी जो कि 1925 के कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछा जाए कि प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष एनी बेसेंट थी जो कि 1917 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था और इसका प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए और नीचे कूट के सही उत्तर को छांटिए। जल्दी से बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर मिलान करना है और एक तरफ है महापुरुष है जैसे देशबंधु चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, और दूसरी तरफ उनके वाइफ यानी पत्नी का नाम है। सही मिलान कीजिए। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए यहाँ पर मिलान करते हैं। देशबंधु चित्तरंजन दास के पत्नी का नाम क्या था?
तो बसंती देवी था। तो इसका 1 का मिलान यहाँ पर 4 के साथ हो जाएगा। लाला लाजपत राय की पत्नी का नाम क्या था? तो लाला लाजपत राय के पत्नी का नाम राधा देवी था। महात्मा गांधी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और मोतीलाल नेहरू के पत्नी का नाम स्वरूप रानी था। तो इस प्रकार यहाँ पर ए के 4 हो जाएगा, बी के यहाँ पर 3 हो जाएगा और सी के 1 हो जाएगा और डी के 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी ये। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में कितना समय लगता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से आता है? तो विकिरण के माध्यम से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। 42वां प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है गुजरात और डी है झारखंड। तो देखिए भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। 8 राज्यों का हम नाम बता देते हैं। पश्चिम से पूर्व दिशा के तरफ में सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद से राजस्थान, राजस्थान के बाद से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत में गुजरता है। यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश से भी, गुजरात से भी और झारखंड से भी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुर्नूल कुडप्पा नहर निकलती है? कावेरी, पेनेरू, पनार और तुंगभद्रा। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, पेनेरू, बिल्कुल ही सही जवाब है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जान लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जान लेते हैं जो कुर्नूल कुडप्पा नहर है ये किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। उसके बाद से तुलबुल प्रोजेक्ट झेलम नदी पर है। याद रखिएगा, यह बार बार पूछा जाता है कि तुलबुल प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो तुंगभद्रा नदी पर है। सरहिंद नहर प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो वो सतलज नदी पर है। और तिलैया बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि सूर्य से निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, मंगल और पृथ्वी। जल्दी से बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सूर्य से सबसे निकट जो ग्रह है वो बुध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक भाग है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और हीलियम। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वायुमंडलीय संरचना में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं नाइट्रोजन, बिल्कुल ही सही जवाब है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? तो 78% है। 78% है जो कि नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? ऑक्सीजन 21% है। उसके बाद से आर्गन, आर्गन की परसेंटेज कितना है? तो 0.93% है जो कि आर्गन है। उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो 0.03% है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय देशांतर रेखा है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा कितने डिग्री पर है? तो 46वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? खंबात की खाड़ी, मन्नार की, कच्छ की और बंगाल की खाड़ी। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत की सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो ऑप्शन नंबर डी यानी बंगाल की खाड़ी है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं टर्शियरी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि तारापुर प्रसिद्ध है वस्त्र उद्योग के लिए, चीनी उद्योग के लिए
आणविक शक्ति केंद्र के लिए और रेशम उद्योग के लिए। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तारापुर प्रसिद्ध है किसके लिए? तारापुर प्रसिद्ध है। तो 49वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, आणविक शक्ति केंद्र के लिए, बिल्कुल ही सही जवाब है। तारापुर जो है ये किस राज्य में है? तो तारापुर ये महाराष्ट्र में है और भारत में तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, 1969 में प्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना यहाँ पर किया गया था। और भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में। याद रखिएगा, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है आपके सामने कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, मिलान करना है कूट के सहारे। एक तरफ झील है और दूसरी तरफ राज्य है। जल्दी से मिलान कीजिए। यहाँ पर 50वां प्रश्न का आंसर क्या है? तो चलिए इसको मिलान करते हैं। बुलर झील किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। लोनार झील किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। पुलकट झील है जो कि तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश से दोनों में है, लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु दिया है तो तमिलनाडु हो जाएगा। और लोकटक झील ये मणिपुर में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। एक का यहाँ पर 1 का 2 हो जाएगा। बी के यहाँ पर आप मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर इसका सही आंसर जो भी होगा, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी ये। इस प्रकार से इसमें हम 1 से लेकर 50 तक प्रश्न देखें और बाकी का जो 51 से लेकर 100 तक का प्रश्न है नेक्स्ट वीडियो में हम कवरअप कर लेंगे। इस प्रकार से 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न कवरअप हो जाएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।